मामला ये रहा कि कुछ पॉपिंग क्रैकिंग साउंड आई उसको, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वो चले गए। नेक्स्ट डे वो आया, उनको बताया कि मेरी जो पावर जो लॉस की थी मैंने हियरिंग की, वो कुछ रिट्रीव हुई है, ठीक आने है। लगा है मुझे। हाँ, कुछ मुझे मैं सुनने लगा हूँ, जो लॉस हुआ था वो रिकवर हुआ है, और उस पर फिर ये हटी वहीं रह गया। अब जॉइंट को आपने मैनिपुलेट नहीं किया, जॉइंट की टेंशन वहीं थी, वो टेंशन दोबारा बढ़ते बढ़ते वो मसल्स को दोबारा घेर लेती है। उसके बाद ना ऐसा हुआ कि मैं जब गर्दन यूँ भी मूव करूँ तो अंदर ऐसी एक जो होता है ना, टीस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वो जाती है लेयर, और वो तकलीफ से ना मतलब मैं चीखें मार रहा हूँ। पहले तो हम काउंसलिंग करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये परेशान क्यों है, समझना चाह रहे हो। वो कभी भी नहीं बताया कि मैं परेशान, उसको खुद नहीं पता होता। वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बड़ा इशू आता है हमारे पास। कम्यूट किस पे कर रहा है, मोटरसाइकिल पे कर रहा है, ठीक है, गाड़ी पे कर रहा है, बस में कर रहा है, ऐसे ही। ठीक है। उसने एक ही आवाज़ सारे स्पाइन पे लगा दी, तो वो फेक कर रहा है। प्रेगनेंसी में लोग समझते हैं कि ये चीज़ जो है ना बुरी है, बुरी नहीं है। मैंने प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन को भी लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है ना, तब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्टमेंट की है प्रेगनेंसी में। जी, प्रेगनेंसी में। लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी उल्टा लिटाएंगे तो यूँ हो जाएगा, और ट्विस्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सर बात ये होती है कि आप जा किसके पास रहे वो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई MQ पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। लास्ट टाइम आपने देखा था हिजामा का एक्सपीरियंस मैंने आपको कराया। इस बार मैं आपको एक और मज़े की चीज़ आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा हूँ, जो कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन बहुत से लोगों को रिसेंटली पता चली होगी। मैंने बहुत मुश्किल से नाम याद किया है, कायरोप्रैक्टर भाई हैं, और कायरोप्रैक्टिक फील्ड है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जुनेद भाई इस वक्त मेरे साथ हैं, और ये बड़े एक्सपर्ट हैं इन मामलात के अंदर, और इन्होंने मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त बैक का प्रॉब्लम हल किया। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि भाई ये तो मैं अपने लोगों के सामने नॉलेज लेकर आऊँगा। तो मैंने जुनेद भाई को इनवाइट किया। थैंक यू सो मच जुनेद भाई, आप आए, वेलकम। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा जुनेद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि भाई देखें, हम एक आम बंदे ने ना ये देखी है फेसबुक पे चीज़ कि ये होती क्या है। कोई गोरे थे, हाँ, उन्होंने लिटाया हुआ बंदों को, और टाक टुक टुक आवाज़ें आ रही है, या तो हड्डियाँ तोड़ रहे, या अल्लाह जाने फेक आवाज़ें थी क्या थी। तो भाई यहाँ से हमें पता चला कि ये कुछ होता है। इससे पहले हड्डियों के मामला हमें आज तक ये पता था कि पहलवान ही बिठाएगा। सही बात है। तो सर आप पहलवान हैं? नहीं, मॉडर्न पहलवान कह सकता हूँ? नहीं, वो भी मुनासिब नहीं होगा। नहीं होगा, या पढ़ा लिखा पहलवान। आप कायरोप्रैक्टर बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। कायरोप्रैक्टर। तो सर ये होता क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं ना। ये देखें, बैकग्राउंड इसका, आप यूएस में जाएं और 1895 में अगर जाते हैं ना आप, तो एक डीडी पामर के नाम से एक हज़रत गुजरे हैं वहाँ पे, आयोवा स्टेट के। सही है। उन्होंने वो डिफरेंट फ़िलासफ़र भी थे, और वो हीलिंग डिफरेंट जो है मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते थे। अच्छा, उनके पास एक जेनेटर था जो कि पार्शियली डेफ था। एक दिन वो काम कर रहा था यूजुअल अपना, कोई बेन कर रहा था, शर्टलेस था वो। तो पामर साहब ने देखा कि जी ये इसका कोई वर्टेब्रा जो है वो मिसअलाइंड है, क्योंकि वो हकीम दिख रहा था थे, उनको, हिकमत हाँ। से रिलेट करते थे वो। तो वो उन्होंने उसको पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने कहा कि मैं गलत डायरेक्शन में मूव कर गया था ट्रैश कैन खाली करते हुए। उसमें मुझे पॉपिंग साउंड आई थी अपनी बैक में। उसके बाद से मुझे मेरी हेयरिंग जो है ना पार्शियली लॉस हो गई थी। तो उन्होंने उसको फेस डाउन करके सरफेस पे लिटाया और कुछ थर्स दिया, जिससे मतलब कुछ वो किया जो हाँ, करते जो हैं वो मैनिपुलेशन करते हैं ना, उस सही वक्त वो मैनिपुलेशन का नाम नहीं था बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। हिस्ट्री की फर्स्ट जो मैनिपुलेशन थी वो हेनरी नाम है उसका, आई थिंक हेनरी लिलार्ड जेनेटर का, सही है। उस पर अप्लाई की गई थी। और करने वाले जो थे, जो कायरोप्रैक्टर थे बेसिकली, वो डीडी पामर साहब थे। अब इसमें मामला ये रहा कि कुछ पॉपिंग क्रैकिंग साउंड आई उसको, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वो चले गए। नेक्स्ट डे वो आया, उनको बताया कि मेरी जो पावर जो लॉस की थी मैंने हियरिंग की, वो कुछ रिट्रीव हुई है, कुछ आने लगा है मुझे। हाँ, कुछ मुझे मैं सुनने लगा हूँ, जो लॉस हुआ था वो रिकवर हुआ है। और उस पर फिर ये बात बनी कि जी ये कोई चीज़ है, कुछ स्पाइन का तो उनको पता ही था। फिर उन्होंने उस पर रिसर्चेस की, और 2 साल के बाद पहला कायरोप्रैक्टिक कॉलेज खुला। ओ, मतलब उन्होंने ये देखा कि अगर मैं कोई हड्डियां आगे पीछे करता हूँ तो किसी बंदे की कोई ना कोई चीज़ जो वेन दबी है, या कोई चीज़ जो सिग्नल नहीं दे पा रही, जी, वो काम कर रही है, या वो अपनी जगह से वो मैनिपुलेट कर रही है। जी हाँ, मैनिपुलेशन के बाद वो चीज़ अपनी जगह पर आती है। मेल अलाइनमेंट कहते हैं उसको, सही है। या समझ लेंगे जो लोग कहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, मोरों का हिल जाना, या डेस्क का हिल जाना। सही है। तो वो चीज़ें होती हैं, वो उन्होंने एडजस्टमेंट के थ्रू
किया और काम हुआ, उससे उनको मोटिवेशन मिली और सही। उन्होंने उस पर काम किया। 2 साल के बाद 1897 में पहला कायरोप्रैक्टिक खुला सही। इसको कॉलेजेस का। समझ गया। अच्छा ये मुझे बताएं, पाकिस्तान में इसका इतनी अवेयरनेस नहीं है, ऐसा है या मुझे लगता है? पाकिस्तान में अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह के, जैसे आपने बुलाया मुझे आपके शो के उस पे पॉडकास्ट के थ्रू जो है लोगों तक बात पहुंचेगी, जो सही आपके है। लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो इस तरह से चीज़ें कम हैं अभी। अच्छा, ठीक है। क्या और वजह है? वजह ये है क्योंकि इसको इतना ऑथेंटिक नहीं समझा जाता अभी तक। हाँ, लोग इसको समझते हैं कि जी ये ख़तरनाक है, मतलब कुछ भी डरते हो हैं सकता लोग। है। हाँ ऐसे ठीक ही है ना, है मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के दिमागों में। कि कुछ हिल लेकिन जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ हिल जाएगा, जितने हैं उतने नहीं रहेंगे, ये तो कड़ाके निकाल रहे हैं जी, या तो ये करवाने गए कुछ और ना कुछ हो और जाए। ना हो जाए। तो ये डर है, लेकिन ये काफ़ी हद तक, मतलब मैं समझें कि 2016 2017 से सही। कर रहा हूँ ये काम। अब इसमें ऐसा होता है कि आप जो रेफरल होते हैं ना, वो तो समझेंगे आँख बंद करके आते हैं मेरे पास कि जी वो फला बंदा था, उन्होंने आपका नंबर दिया था और वो इस तरह से था केस उनका। और ऑब्वियसली मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा जो ईमान है वो ये है कि अल्लाह पाक के हाथ में शिफा। ऐसे ही है। हम कोशिश करते हैं हाँ और ईमानदारी से कोशिश करते हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो 100% देता हूँ मैं। ये नहीं करता कि पेशेंट को लिंगर ऑन करूँ और उसको पेशेंट बना के रखूँ। ये होता है कि सोल्यूशन देना है उसको अच्छा, और कॉम्बिनेशन में काम हो रहा होता है। ये कॉम्बिनेशन का हम आगे भी डिस्कस करेंगे ज़रा, क्योंकि बहुत सारी कॉम्बिनेशन चीज़ें। मतलब कॉम्बिनेशन ये होता है कि एक से ज़ायद चीज़ें हम एक साथ करवा रहे होते हैं पेशेंट को। जैसे कि ये कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, कायरोप्रैक्टर हूँ, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स मैंने की, ये हो गई स्पाइन पे। अब उसके बाद आप करते हैं एक्सरसाइजेस देते हैं जो कि हमारे यहाँ पे समझ लेंगे इस चीज़ का फुकदान है बहुत ज़्यादा लोगों का। फिजियोथेरेपी इसको कहते हैं। फिजियोथेरेपी कह लें, अब उसको कह सकते हैं, बिल्कुल थेरेपीज़ होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेचेस होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको यही एक्सरसाइजेज वगैरह करवाता है और रिकमेंड भी करता है कि आप अपने घर पे करें, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो होती है वो आप या तो जाके करवाते हैं या होम विजिट करवाते हैं। बिल्कुल। अब उसमें होता क्या है कि हर कोई या तो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है क्योंकि वो डेली बेसिस पे हो रही होती है, और उसमें कारामद उस वक्त है फिजियोथेरेपी के आप कम से कम 1.5-2 माह रेगुलर बेसिस पे करवाएं उसको, तब जाके आपको आउटकम्स अच्छे मिलेंगे। लोग 2-4 दिन करवा के मेरे पास आते हैं, कहते हैं फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि एक थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करनी पड़ती है। लगे हैं इसको बनने में, तो फिर खत्म पाला है होने ना में। उस चीज़ को पाला आपने, है उसको, उसको ख़त्म होने में तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। ये फिजियोथेरेपी की बता रहा हूँ मैं। हमारे इसमें भी ये होता है, हमारे डोमेन में कायरोप्रैक्टिक के अंदर उसमें भी ये कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सीवियरली क्रॉनिक होते हैं, उनके केसेस बहुत पुराने होते हैं, उनको टाइम लगता है। साथ साथ मैं स्पाइन पे तो काम कर रहा होता हूँ, मसल्स पे भी काम करवाते हैं हम पेशेंट से। उसको एजुकेट करते हैं कि आपने ये स्ट्रेचेस करनी है, मसल्स को आपने स्ट्रेंथनिंग के ऊपर लेके आना है, स्ट्रेंथ गेन करवानी है, मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रीगेन होती है। तो ये सारी चीज़ एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हम लोग करते ही नहीं हैं। मतलब आप ये सोचें कि जैसे आप आए थे, आप शेयर करेंगे अपना वाक़या? हाँ बिल्कुल करें। जैसे आप आए थे तो आपको मैंने कुछ चीज़ें दी कि यार नेक से रिलेटेड आप ये एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि आपका जो पॉस्चर रहता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग भी रहती है, ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के अंदर भी प्रोलॉन्ग सिटिंग ही होती है आपकी। आप बाय एयर या बाय रोड अगर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बैठ के ही जाएंगे ना, खड़े होकर तो जाएंगे नहीं, तो वो पॉस्चर्स आ जाते हैं। तो ये टॉपिक बिल्डअप होते चले जा रहे हैं अभी। पॉस्चर है, स्लीपिंग पॉस्चर होता है, सिटिंग पॉस्चर है। आपने एक चीज़ बताई थी कि जो इंसान जैसे हाथ हम टेढ़ा रख के सोते हैं या करवट से सोते हैं ना, इसका भी होती है। वो पॉस्चर्स के अंदर आ जाता है, स्लीपिंग पॉस्चर्स के अंदर। ये तो खैर अभी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं। जैसे आपने 2-4 तो मेंशन की थी। मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि पहले के दौर में होता था ना कि पहलवान के पास जा रहे हैं हड्डी बिठाने के लिए। सही है। वो केस क्या होता था और वो करते क्या थे, मतलब उनका क्या तरीक़ेकार है, उनके पास क्या ऐसी लॉजिक होती थी जो कि देखिए कारामद भी हुए हैं लोगों ने तभी करवाया ना। तो क्या टेक्निक्स होती थी जो अब नहीं होती या पहले होती थी? अभी भी देखें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो देखा देखी लोग आके बैठ गए। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो मसल्स पे काम करते हैं मेनली। मसल्स पे कैसे काम होता है कि उनके पास वो कोई अपना बताते हैं कि मैजिक सोल्यूशन है हमारे पास। सही है। वो सोल्यूशन रेजोल्यूशन वाला सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन एक मरहम की फॉर्म में होता है। वो मरहम लगा के, पट्टी वाले हैं बेसिकली, उनको पट्टी वाला कहा जाता है। तो वो पट्टी वाले क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट हल्का फुल्का सा कर दिया जितना उनको आता है। ठीक है, जो अक्लमंद आदमी होता है वो ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि केस ख़राब नहीं करना उसको भी अपना बैठना है इसी जगह पे। तो वो लेप लगा के
पट्टियाँ बांधते हैं और डेली बेसिस पे बुलाते हैं, तो मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं वो। स्पाइन का केस अपनी जगह पर रह जाता है। अच्छा, मतलब वेयर यानी इज कि जैसे कि हड्डी में अगर प्रॉब्लम हुई है तो साथ में जो उसके आसपास के मसल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होंगे। वो ऑब्वियसली हाँ, उसमें होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन में चले बल्कि जाते हैं पहले बहुत तो वही सारे। होंगे ना डैमेज, फिर हड्डी पे हाँ, जाएगा। फिर वापस जाएगा सही ना, है, क्योंकि तो उसको सुकून दे दिया, हड्डी वहीं रह गई। हड्डी वहीं रह गई। अब जॉइंट को आपने मैनिपुलेट नहीं किया, जॉइंट की टेंशन वहीं थी, वो टेंशन दोबारा बढ़ते बढ़ते वो मसल्स को दोबारा घेर लेती है और वो मसल दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ जाता है कुछ अरसे बाद। अच्छा सॉरी, मैं जो हाँ समझ पाया हूँ हाँ। कि मसल टूटा, हड्डी डैमेज हुई, अब उसको ज़रूरत है कायरो की, बट हम चले गए पहलवान के पास, ऐसे ही है। ऐसे ही पहलवान ने क्या किया, उसमें मरहम लगा के और उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जितना वो कर सकता कर था। सकता है। मरहम से ये हुआ कि वो जो मसल्स थे वो सुकून में आ गए, वो दोबारा से रिकवर हो गए, बट हड्डी रिकवर नहीं हुई पोजीशन पे, हड्डी तो उस पर तो काम ही नहीं हुआ काम ही ना। नहीं हुआ ना। अब वो बंदा जैसे जैसे लाइफ साइकिल में गुजर रहा है तो वो मसल्स ने तो सुकून दे दिया, बट हड्डी और डिसबैलेंस होती रही, या जॉइंट हिलता रहा। उसकी वजह से होता क्या है कि जो काम किया था ना उसने, वो हाँ, सस्टेन नहीं करेगा ज़्यादा। देख रहे हो भाई कितना टेक्निकल है। सस्टेनेबिलिटी की बात जो आती है ना, वो ये आती है कि आपने ऑल टुगेदर 360 डिग्री पे काम करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाना होता आपने कि आपने फला मुझसे कायरोप्रैक्टिक करवा लिया या किसी और कायरोप्रैक्टर से करवा लिया आपने। मैं चूँकि कॉम्बिनेशन में काम करता हूँ, कॉम्बिनेशन मैंने आपको यही बताया कि इसमें दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। वर्कआउट भी देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स, मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी की बात करूँगा कि वो आते हैं मेरे पास अकड़े हुए, बिल्कुल एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, केकड़ा हो गया आगे। केकड़ा हो गया आगे। केकड़ा केकड़ा अकड़ा वही होता है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ, ऐसे ही है। तो वो इसमें ये होता है कि बिल्कुल स्टिफ आ रहे होते हैं, स्टिफ बैक स्टिफ है, ट्रेपीजियस स्टिफ हैं। और ट्रेपीजियस इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ जो को जिसको हम मोंडे कहते हैं आप देसी ज़बान में, और लोअर बैक में मसल्स होते हैं, क्यूएल, क्वाड्रेटिक लंबोरम मसल्स होते हैं। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं और बहुत समझ लेंगे बहुत लोड बेयरिंग मसल्स होते हैं, जिस अगर वो इसमें स्टिफनेस आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, पॉस्चर की वजह से होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपका जो लाइफस्टाइल है ना उसको तंग करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। फिर एक्सरसाइज से होता क्या है कि आप करते ये हैं कि एक्सरसाइजेस से स्ट्रेंथ बिल्डिंग तो कर ही रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी रीगेन कर रहे होते हैं। और मैं बस ये मैसेज दूंगा लोगों को कि इस चीज़ में थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि स्पाइन तो हम मैनिपुलेट कर देते हैं, स्पाइन आपकी टेंशन फ्री हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो मसल्स है ना, वो मसल्स बेसिकली आपको क्या करना होता है कि उस पर टाइम देना होता है। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि आप जिम गए, ट्रेनर आपने हायर किया, ट्रेनर से बोला कि मुझे एक्सरसाइज कराओ, वो मिक्स एक्सरसाइज करा देगा आपको। शुरू में मिक्स होती है ताकि आपकी जो बॉडी में से सोरनेस निकलनी है मसल्स में से वो निकल जाए। अब आप उससे एक्सपेक्ट ये करेंगे कि 4 दिन में मुझे बॉडी बिल्डिंग ऐसी सिखा दो या करवा दो और मैं सब बन जाए, सैंडो पहन के खड़ा हो जाऊंगा स्टेज पे। हाँ, नहीं होता ना, नहीं होता। आपको महीनों लगते हैं सिर्फ बॉडी को टोन करने में। उसके बाद फिर आप मसल बिल्डिंग पे जाते हैं, फेजेस होते हैं इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सालों लगते हैं, जो काम मैं दे रहा होता हूँ या मेरी तरह और भी लोग बैठे हुए हैं जो कि कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, वो टाइम देते हैं आपको 3 to 6 months कि आपके मसल्स बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और इंजरी प्रून नहीं रहेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा इंजरी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने कोई गलत मैन्यूवर कर दिया, होता है लाइफ में, चलता है, अगर आप गलत पॉस्चर पर झुक गए कोई चीज़ उठाने के लिए, अचानक से नहीं रहा जहन में, तो मसल आपका कवर कर जाएगा उस चीज़ को। अगर वीक मसल होगा, स्टिफ होगा, रप्चर हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, लचक नहीं है ना उसमें। अगर लचक हुई, जिस इंसान में लचक है वो कामयाब है। समझ गया मैं, आप इस चीज़ को समझें थोड़ा सा। हाँ, ये वाली बात लोग होते हैं ना उनके हाथ बड़े यूं मुड़ जाते हैं, लचक हाँ, वाले होते हैं। वो वही बात कि वो सारी चीज़ें इजीली कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल लेस होती है। वो उसका रीज़न ये होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है ही नहीं आपका बिल्कुल भी, फिजिकल लाइफस्टाइल है ही नहीं। सोने का कोई तरीका ना, सो रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, शाम में उठ रहे हैं, तो वो एक चीज़ होती है जो मैं आगे, हम हैं ये हम हैं ये। लेकिन आप फिर भी ख्याल कर रहे हैं ना, डाइट का ख्याल थोड़ा बहुत। मैं इतना समझता हूँ सर कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो लोग ये भी नहीं समझते हैं। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ही आखिरी ईमान का तकाजा चल रहा है। असल में बात ये होती है कि वो मानते ही नहीं इस चीज़ को। हाँ, वही ना, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आए मेरे पास, आपने बोला हाँ भाई
मेरा है ये रूटीन शेड्यूल ऐसा इसी ही है। तरह का होता है कि हम लोग रात में काम, ये जैसे आपने ये अभी वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग फिर ज़ाहिर सी बात है एडिटिंग पे जाएगी, तो वो सुकून वाला काम चाहिए ऐसा आपको, ही है। वो टाइम आपका रात का ही होता है। बिल्कुल। तो लेकिन अक्सरियत तो ऐसी नहीं है ना, हम कुछ सोचना चाहिए हमारे पास, जो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इस तरह के नहीं है, वो सोते हैं रात में लेकिन वो लेट सो रहे हैं थोड़ा, तो उनको चाहिए लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपना मेंटेन करें। ज़रा मेंटेन करें, थोड़ा सा चेंज लाएं लाइफस्टाइल के अंदर, हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों, सही। रात दिन के वो सिर्फ बैठे रहें घर में। बहुत सारे आते हैं मेरे पास। अच्छा, मुझे एक आपसे ना रियल जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, मतलब डिस्कस करना है वो, ताकि पब्लिक के साथ मैं भी शेयर कर सकूं। भाई हुआ ये मेरे साथ अभी चंद दिन पुरानी, 15 दिन पुरानी या 20 दिन पुरानी बात है ना, ऐसे ही 2-2.5 हफ्ते हो गए कि भाई मैं सुबह उठाऊं और मैं, क्योंकि बेटी है मेरी, तो मैं उसको गोद में उठाता हूँ ना बार बार, दिन में एकदम से बेध्यानी में उठा लिया, तो मुझे ना फील हुआ एक दिन कि मेरे इस तरफ बैक पे जो हड्डी होती है, यहाँ अंदर की तरफ कोई पेन हो रहा है, मतलब Shoulder बहुत blade ज़्यादा कोई प्रेस करे ना, तब मुझे फील हो रहा है कि अंदर कुछ पेन है, हड्डी में क्या है नहीं। एक दिन मैंने 2 दिन बर्दाश्त किया, उसके बाद ना ऐसा हुआ कि मैं जब गर्दन यूं भी मूव करूँ तो अंदर ऐसी एक जो होता है ना, टीस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वो जाती है लेयर, और वो तकलीफ से ना, मतलब मैं चीखें मार रहा। मैं पहुंचा इनके पास, भाई हुआ क्या था, मुझे बहुत से लोग ऐसे प्रॉब्लम होते होंगे, जैसे सोते में गर्दन अकड़ गई, कुछ हो गई। अब मैं आपके पास जिस केस में आया था, ये बताएं ये केस क्या था, और आपने जो उसको मुझे वो दिया, क्या कहेंगे उसको, जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया, तो वो क्या था? देखें, मस्कुलर स्पैज़म हुआ था आपको, क्या चीज़? मस्कुलर स्पैज़म, सही है। मसल स्पैज़म इसको कहते हैं। ये होता क्या है? पट्ठों में अकड़ाव। सही है। अच्छा, पट्टे अकड़ गए। हाँ, पट्टे क्रिकेट अकड़ खेली, गए। फुटबॉल खेली, पट्टे अकड़ गए, वही नहीं होते हैं या अलग वो है? नहीं, वो अलग होते हैं। अच्छा, वो अलग है। वो क्रैम्प्स आते हैं या मसल सोरनेस होती है कि बहुत अरसे बाद खेला आपने, समझ गया, और एक अरसे से खेला नहीं था, बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी में नहीं थी इन्वॉल्व्ड, तो मसल्स रिलैक्स थे, मसल एक्टिवेशन का एक पेन होता है जिसको हम मसल सोरनेस कहते हैं। सही है। ठीक है, अब वो सोरनेस में और मस्कुलर स्पैज़म में फ़र्क है। मेरा स्पैज़म हुआ था। आपको स्पैज़म इंजरी थी, वो सही, वो नॉर्मल रूटीन में जो आता है वो सोरनेस होती है, उससे हट गया था। वो तो अच्छी चीज़ होती है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको सोरनेस फील होती है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। समझ गया। उस चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखते हैं, 2-3 दिन में वो पेन निकल जाता है। जैसे मज़ा आ रहा होता है बड़ा, वर्कआउट करते हैं वेरी फर्स्ट डे, उसके बाद नेक्स्ट 3-4-5 डेज में आपको पेन होता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, वो मसल सोरनेस है। एग्जैक्टली, वो मसल सोरनेस है। वो हेल्दी होती है, वो हेल्दी चीज़ है कि उसको आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग उससे भी डर के जिम छोड़ देते हैं। हाँ, और मालिश करवा लेते हैं। बड़ा मालिश कराना तो उसमें समझ लें कि अपने आप को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, बर्बाद करना, आपके मसल्स रप्चर कर देते हैं वो लोग, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पे अच्छे हैं, सही। लेकिन अक्सरियत ऐसा करती हैं कि दबाव जोर से। चलिए इस पर भी डिस्कस करते हैं। खैर अभी हम बात कर रहे थे स्पैज़म, मसल स्पैज़म। अब स्पैज़म जो था वो ऐसे आता है कि आपके जो मसल्स वीक होते हैं ना, जैसे मैंने बताया पहले कि जो वीक मसल्स होते हैं वो इंजरी प्रून होते हैं, यानी उनमें जल्दी इंजरी आ जाती है। तो आप सो रहे हैं, गलत पोस्चर पर सो गए, गर्दन रह गई आपकी, आप उठे अकड़े हुए उठे, ठीक है। जैसे आपका केस था, उसमें आपने बताया कि एक तो लेट सो रहे हैं आप, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम है वो एक्टिवेट इतना अच्छी तरह से नहीं होता, ठीक है। जल्दी सोने वाले का हो जाता है, उसको बीमारियां भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं इस तरह से, फिजिकल हो या कोई बायोकेमिस्ट्री वाली कोई चीज़ें होती हैं वो ना हो, वो नहीं होती उनको। आपका जो था वो स्पैज़म आया ऐसे कि बहुत ज़्यादा पट्टों में खिंचाव आ गया, ठीक है। किस वजह से हुआ होगा ये? लाइफस्टाइल, सही है, कि वो अच्छा नहीं था। फिर कंप्यूटर पर 8 घंटे बैठे ऐसे होती है कि वीक मसल्स, ठीक है, वीक मसल में आपने क्या कर रहे थे, उसको बार बार जो है ना वो एक एक्सेसिव लोड दे रहे थे उसको, उससे एक्सेस था वो लोड जो वो बेयर कर सकता था, उसकी कैपेसिटी ऊपर का लोड आप उसको दे रहे थे। गाड़ी का एक्सेल है वो सिर्फ 2-4 किलो उठा सकता है, अभी मैक्सिमम आपने उस पर मजीद 20 किलो डाल दिया, तो वो थोड़ी देर तक वो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो ट्रिप कर जाएगा। तो मसल भी इसी तरह से होते हैं, कोई भी आपकी अप्लायंस है वो ट्रिप कर जाती है, वो रुक जाती है, आप रुकते नहीं है, गर्दन आपकी रेंज ऑफ मोशन आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट काम चल रहे होते हैं, लेकिन तकलीफ में होते हैं। ऐसा था कि मैं यूं तो मेरा दिल कर रहा बस मैं यहाँ से हिलूं नहीं, यूं देखा तो मुझे एकदम तकलीफ होती है, और वो नीचे तक। फिर क्या होता है इसमें कि जो थेरेपी आपको दी थी उसमें क्या था कि आपकी तकलीफ जो पूरी जा रही थी, ऐसा लग रहा मेरी कोई नस दब रही है, वो क्या था? वो मसल्स जो स्पैज़मेटिक मसल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं वो मसल्स के दरमियान में से ही गुजर रही होती हैं, और स्पैज़म जब आता है मसल्स के अंदर तो मसल आपका थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि उसमें वर्म आ जाता है, वो इंक्रोच करता है, बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, उसको कहते हैं ना सूजन आ गई। वो सूजन नहीं होती हर वक्त, इन्फ्लेमेशन वर्म होता है वो, तो उसकी वजह से नसों पे दबाव आता है। तो जब आप मूव करते हैं तो मूवमेंट में नर्व फ्लॉसिंग मुश्किल से हो रही होती है, फ्लॉस का मतलब मूवमेंट, तो वो मुश्किल से हो रही होती है। अब जब आप मुश्किल से, वो तकलीफ आपको फील हो रही थी नीचे तक,
वो कैसे हमने रिलीज़ की, अच्छा फौरी तौर पे आपको 100% नहीं मिला था। हाँ, लेकिन मेरा 70% हो गया 60-70% आपका ये हुआ था कि मूवमेंट आसान हो गई, ज़िंदगी आसान हो गई आपकी। हाँ। 2-3 दिन लगे, फिर वो स्पैज़म अच्छा, उतर गया आपने जब पूरा। वो प्रेस किया था तो मैं बेहोश होने वाली सिचुएशन में भी चला गया था, वो क्या था? वो वो क्यों हुआ था? मुझे लाइक मसल फेंट हो गया था मैं। मसल नॉट होता है हाँ, वो, आपका रोम्बॉइड मसल होता है सही है। आपके जो स्पाइन और आपका शोल्डर ब्लेड के दरमियान, वो कनेक्टेड होता है, इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया होता है उसने। उसमें गलत सोने की वजह से आ जाता है मसल नॉट। उस नॉट को रिलीज़ करना होता है और वो नीडिंग के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। सही तो है। उसमें इतनी तकलीफ़ होती है कि लोग समझें कि बेहोश हो जैसे जाते आपकी हैं। कंडीशन, बेहोश तो नहीं होते लेकिन नियर टू हाँ, फेंट मतलब हो मुझे ऐसा हो जाते रहा हैं। था जैसे सफ़ेदी आ गई आंखों के सामने, चक्कर आ रहा है, पसीने आ रहे हैं मुझे, और मैं लेट गया था। ठंडे पसीने हाँ, जिसे ठंडे कहते पसीने। हैं। तो वो उसमें ये होता है कि बस फिर रोक देना होता है। पेशेंट का फीडबैक उसमें हर वक्त चल रहा होता है, ठीक है ना। वो समझें कि लाइव पेशेंट का फीडबैक चाहिए होता है, क्योंकि मैं प्रेशर उसी तरह से हिसाब से एग्जर्ट कर रहा देंगे। होता हूँ सही है, जितना सही है। बर्दाश्त कर रहा है पेशेंट। ठीक उससे है। नीचे ही रख रहे होते हैं प्रेशर, और उसकी वजह से ये होता है कि वो उसमें रिलीज़ जब होता है आपका, वो नॉट पूरी तरह से नहीं हो पाता एक दफ़ा में, उसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ़ सेशंस हो जाते हैं। सही है। और उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी होती है उसमें। तो वो चीज़ें दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन, कि वो किस उसमें आया था। जैसे मैंने सही। आपको अपर बैक के लिए सारी चीज़ें दी थी और नेक के लिए। नेक के लिए। लोअर बैक की मैंने कोई चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड की, क्योंकि लोअर बैक आपका क्रैक तो बड़ा ज़ोर से हुआ था, आपने कहा भी था यार ये वीडियो बननी चाहिए थी इसकी यार। हाँ, वाकई में। लेकिन क्योंकि वो एक जनरलाइज था, मुझे भी पता था, वो सेटिंग की वजह से होता है, प्रोलॉन्ग सेटिंग्स होती हैं आपकी, गलत पोस्चर में बैठ रहे होते हैं हम लोग, तो उसकी ऐसे ही वजह से है। टेंशन डेवलप ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत एक आम आदमी के ऊपर जो कि सही बैठ रहा है, लेकिन बैठ ज़रूर रहा है, क्योंकि उसका भी काम आईटी का बंदा है, उसका भी काम 10 घंटे 12 घंटे बैठने का है, लेकिन वो तरीका उसने सही अपनाया हुआ है, वो सेट है, उसको इंजरी सही नहीं है। हो रही। सही। अच्छा जुनैद भाई, आपका क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर ना, आपको क्या लगता है आजकल आम जिंदगी में लोगों को जैसे टेंशन्स बहुत हैं, ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, ये कायरो से काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं या नहीं? देखें, इसमें सबसे पहले तो काउंसलिंग आती है, ठीक है ना। कंसल्टेशन जो हम कर रहे होते हैं ना, पेशेंट को बुला के उसको उसका लाइफस्टाइल पूछ रहे होते हैं, उसकी कोई हिस्ट्री होती है ऐसी, कोई इंसिडेंटल केस हो या एक्सीडेंटल केस हो, सही है, कोई चोट ना लगी हो चोट दिमाग ना पे। लगी हो। हाँ, दिमाग पे तो नहीं खैर। हाँ, या वैसे ही कोई हाँ, कि कोई पूरी हादसा ऑल होता है या। टुगेदर आपकी हादसाती तौर पे कोई गिर गए हो आप, या कार एक्सीडेंट के इन्वॉल्व हो, सही या है। मोटरसाइकिल के बहुत सारे एक्सीडेंट्स मेरे पास आते हैं। तो उन चीज़ों पे ये होता है कि आप, वो तो एक अलग एक्सीडेंटल चीज़ हो गई, चोट लग गई आपको, वो इंजरी है। लेकिन जो ओवर थिंकिंग की बात की आपने, स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस तो डिप्रेशन हुआ है लोगों को डिप्रेशन आजकल, हुआ है, और स्ट्रेस लोग तो ना बड़े चिड़चिड़े हो गए होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद कोई जॉइंट वॉइंट हिले हुए हैं, उससे कुछ सही नहीं नहीं, होता है या नहीं होता। ये चीज़ को रिलेट कर सकती है। हाँ। वो ऐसे करती है कि पहले तो हम काउंसलिंग करते हैं, उसको उससे पूछते हैं कि ये परेशान क्यों है, समझना चाह रहे हैं। वो कभी भी नहीं बताया कि मैं उसको खुद नहीं पता होता, हाँ। ठीक है। उससे जब हम उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं ना बैठ के, तो वो खुद बताता है कि मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बड़ा इशू आता है हमारे पास। उसके बाद फिर एक इशू ये आता है कि जी कम्यूट कर रहा है, कम्यूट किस पे कर रहा है, मोटरसाइकिल बाइक पे पे कर कर रहा रहे है, हैं ठीक है, मेजॉरिटी केसेस। गाड़ी पे कर रहा है, बस में कर रहा है। ऐसे ही है। तो कम्यूटेशन किस तरह से हो रही है उसकी, किस नौइयत की है, लग्जरी है नहीं है, लग्जरी तो है ही नहीं, क्योंकि रोड इतने माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं हमारे। वैसे ही है। तो और ट्रैफिक का जो हमारे पास हाल हो गया अभी, तो वो उसमें उसको कम्यूट करते हुए वैसे ही स्ट्रेस में आ जाएगा वो, क्योंकि एक तो ऑफिस में स्ट्रेस था वर्कलोड की वजह से, फिर ट्रैफिक का उसके स्ट्रेस बाद अलग फिर वो है। जब निकलता है थोड़ा सुकून के लिए, वो कहता है कि ट्रैफिक में फंस गया। वो एक स्ट्रेस बिल्डअप करते हुए आ रहा है, तो वो चीज़ें स्टोर होते रहती हैं, ठीक है। अब माइंड पे वो चीज़ें सवार नहीं रहती हैं, वो साइकोलॉजिकली चीज़ें ना फिजिकल कन्वर्ट हो जाती हैं। वो आपके जॉइंट्स पे, आपके मसल्स पे, आ ये जाएंगी। स्ट्रेपीजियस पे आना शुरू हो जाती हैं, आपके यहाँ के पट्टे करना शुरू हो पट्टे जाते कड़ हैं, जाते हैं, हाँ। वो करना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर इंस्टेंस कोई साहब आए मेरे पास ऑफिस से वापस आते हुए, अब वो स्ट्रेस्ड हैं, उन्होंने बताया कि जी मुझे ये स्ट्रेस है कि जी मेरा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। या अक्सर लोग आईटी वाले आते हैं, कहते हैं कि हम फॉरेन बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ दिन हो रहा होता है, उनके यहाँ रात हो रही होती है, जो हमारे यहाँ रात होती है तो हम वहाँ काम करते हैं। सही है। अब वो जब वो काम कर रहे होते हैं तो उसमें इश्यूज़ ये आते हैं उनको कि ज़ाहिर सी बात है उनकी नींद डिस्टर्ब, जब नींद डिस्टर्ब होगी, आप सोएंगे नहीं, तो आपकी जो रिकवरी है ना बॉडी की, वो उस तरह से नहीं होगी। एक हमारे यहाँ सर्केडियन रिदम के नाम से एक चीज़ है,
वो आपकी बॉडी सूरज और चांद के हिसाब से चलती है। जब सूरज गौरव होता है ना तो आपने सोने की तरफ जाना है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करना है और सोना है आपने, ठीक है। इसी तरह से लोग फिट रहते थे पहले के, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे उनको इतनी बीमारियां नहीं होती थी। अब इसलिए होने लगी हैं क्योंकि एक तो उस वक्त स्ट्रेस भी नहीं था, अब स्ट्रेस ज़्यादा है, हर तरह का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, घरेलू स्ट्रेस बहुत होने लग गए हैं अब लोगों को। तो वो सारी चीज़ें इस कायरोप्रैक्टिक से रिलेट करके अगर मैं बताऊँ कि हेल्प मिलती है तो बिल्कुल मिलती है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आप ले रहे हैं ना, या ओवर थिंकर है कोई, तो उसको तो काउंसलिंग के थ्रू हम माइंड मेकअप करते हैं कि इतना सोचना नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है। जब ये चीज़ सुनता है ना पेशेंट, 50% वहीं पे सेट हो जाता है वो, अच्छा मुझे कोई इशू नहीं है, फलाने ने तो मुझे कहा था कि इतना बड़ा इशू है, सही। तो वो इश्यूज उसके सेटल डाउन हो जाते हैं वहाँ पे। वो कहता है अच्छा मुझे इशू नहीं है, वो वहाँ से उसका जो गुबार था ना, एक टेंशन का, डर का, वो चीज़ निकल जाती है। 50% वहाँ पे वो रिलैक्स, अब वो सोचेगा नहीं इस बारे में कि मुझे इश्यूज़ हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ हो सकती है ना कि जैसे कोई मेरे मसल्स अकड़े में या मेरे कोई अलाइनमेंट आउट हुई है, बट मुझे पता नहीं है, बट उससे मुझे एक रेगुलर पेन इतना हुआ कि मुझे आदत हो गई है। हाँ, बट वो कहीं ना कहीं मेरी चिड़ का या मेरी टेंशन का बाइस बन रही है, इरिटेशन होती है। इरिटेशन है, वो मुझे रेगुलर है तो मैं चिड़ा हुआ हूँ। हाँ, अब मुझसे कोई भी बात कर रहा है, 1 से 2 दफ़ा पूछेगा मैं चिढ़ जाऊँगा। वो शायद इस वजह से है कि मेरे कुछ ना कुछ जॉइंट्स हिले में, मुझे एक बार चेक कराना चाहिए। हाँ। और अगर मैं जैसे मैं उस दिन आपके पास से आया हूँ ना, आप बिलीव करें मेरे लोअर बैक के अंदर जो एक पेन था, जो आपने देखा था ना, वो जो सेट की है उसको, तो वो जॉइंट अलाइन नहीं हुए हुए थे। हाँ, लेकिन मेरे रेगुलर रहता रहा। अब मैंने कभी कोई मालिश करवा ली, कभी कुछ करवा लिया, कभी दबा लिया, इससे घर पे किसी से कह दिया, तो उससे क्या होता था, वक्ती सुकून मिल गया। लेकिन उस दिन जो मुझे सुकून मिला ना, वो एक अलग ही था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक बहार आ गई। वो तो वो यही एडजस्टमेंट, टेंशन ख़त्म हुई मेरी। बिल्कुल। वो स्पाइन में जो टेंशन डेवलप थी ना, वो आपके मसल्स को नीड करना, स्क्वीज करने से नहीं जाती, हाँ, उसकी एक्चुअल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी आपकी ज़रूरी बॉडी है। को। वो आपने जब करवाई तो आपको फील हुआ कि यार बॉडी बड़ी लाइट हो गई है। एक बोझ सा था ऊपर, तो आपका इंजरी थी, नीचे एक बोझ था जो कि लिंगर ऑन होते होते वो डेवलप होता चला जा रहा था। समझ गया, मैं तो समझ गया। उसको आपने इंजरी होने से पहले प्रोएक्टिवली करवा लिया, क्योंकि सही। मैं फुल बॉडी कर रहा होता हूँ तो पूरी स्पाइन कवर हो जाती है उसमें, तो वो चीज़ हो गई। अब जो एक और जो सवाल आपने मुझसे किया था कि यार उसको कोई फ़ायदा होगा जो इस तरह से स्ट्रेस ले रहा है, टेंशन ले रहा है, उनको होता है, वो बॉडी फ्री हो जाती है उनकी। उसके बाद फिर वो एक, ये समझे कि नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में जब आप इन्वॉल्व होते हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग वो एक्टिविटी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं आप, इंडोरफिन प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी के अंदर। ये क्या होता है? ये केमिकल होता है, इसको हैप्पी केमिकल कहते हैं आप। ये करता है इंडोरफिन? ये इंडोरफिन। ये मार्केट में मिलता है? मार्केट में मोरफिन के नाम से। अच्छा, मॉर्फिन, वो जो जी, वो करते एंटी हैं। डिप्रेसेंट। हाँ 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 जी, हाँ, डिप्रेशन को मॉर्फिन। किल करता है, एंजाइटी को किल करता है, स्ट्रेस को किल करता है। ये आपकी अच्छा। बॉडी में बन रहा होता है, बनाना आना चाहिए आपको। तो फिज़िकल एक्टिविटी में इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्व हों। ज़रूरी नहीं है फिज़िकल एक्टिविटी का नाम सुनते हैं लोगों के दिमागों में जिम आ जाता है, जिम जाना है हमें। नहीं भाई, आपके पास आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप कार्डियो कर लें, ठीक है, जंपिंग जैक्स है, रोप्स हैं, फिर आपकी कुछ रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइज होती हैं, पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, और आपकी स्क्वाट्स हैं, ये आप समझ घर पे गया। कर हाँ, ये सकते घर हैं। पे कर सकते हैं मतलब। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचेस कर सकते मतलब ये भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप निकलें बाहर और रनिंग करें, कर हाँ, लें, अच्छी बात है, वो तो वो बहुत तो अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो हाँ, आप घर में भी कर और सकते रनिंग हैं। की आपने बात की, रनिंग इतनी आसान नहीं होती है। जब आप वॉक करने निकलेंगे ना तो आपको ठंडे पसीने आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी उसकी यूज टू नहीं है। वो आपको डेवलप करना होगा, वो फेस के जी आपने। आप सही कह रहे हैं। ये हाँ, फेस मैं टू फेस दुबई करना में था होता ना, है। दुबई के अंदर मैं जब वॉक कर रहा होता था, वाकई मुझे ना कभी ऐसा होता था कि यार मैंने बहुत ज़्यादा वॉक कर ली, मतलब मेरी डेली की 15-16 किलोमीटर, क्योंकि बहुत वहाँ तो हम अच्छी होती वो है वाली वो। लाइफ जीते ना कि यार अभी तो ज़ीरो से बनना है। हाँ, अच्छा, मज़ा आता है क्योंकि भाई वहाँ पे उन्होंने बनाया ऐसा है कि यार आप वॉक करें, एंजॉय करें, मतलब गाड़ी से ज़्यादा मज़ा आपको असल में वॉक करने वहाँ में पर आता जो है। सरफेसेस है ना, वो इवन है। हाँ। आप जब चल रहे होते हैं ना, अब जैसे मैं 2022 दिसंबर में मैं उम्रे पे गया था, सही है। तो वहाँ वॉक हम लोग, मिनिमम जो वॉक होती थी ना 22 किलोमीटर हमारी हो जाती थी, क्योंकि वो ट्रैकिंग ऐसी हो रही थी मोबाइल के अंदर। सही वो है। ट्रैक करता था मोबाइल, हमारे पास हर वक्त हमारे ऐसे ही है। पॉकेट्स में होता था, और हम लोग वो ट्रैक कर रहे होते थे उसको। तो वो ट्रैकर बताता था मैं कि किसी दिन 25 किलोमीटर वॉक किया, क्योंकि तवाफ़ भी करना है, फिर वो होटल से थोड़ा सा फासले समझ पे गया, होता मैं था, समझ फिर गया। मार्केट जा रहे हैं, कुछ ख़रीदारी करने, तो उसमें वॉक होती थी।
पता नहीं चलता था, ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ के रोड्स ऐसे हैं बिल्कुल स्मूथ, कोई गड़ा और नहीं है। यही आप 25 किलोमीटर कराची में चल रहे हैं। आप नहीं, वो 25 किलोमीटर बात किए, 2.5 किलोमीटर पे वो आ जाएगा आपके पास, कोई ना कोई वापस लेने के लिए। सलाम भी नहीं करता वो हाँ तो। हाँ, वो ऐसे ही ऐसे ही है। तो वो तो नहीं, इमेजिन ये करें चक्कर ना है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर हम 25 किलोमीटर इन नहीं, रोडों नहीं। पे वॉक करेंगे तो नुकसान है हमारा। नहीं चल सकते, हाँ, क्योंकि वो आपकी वो ऊपर नीचे। रोड्स ही नहीं है उस तरह के, हाँ, आप चल ही नहीं पहली बात सकते। तो रोड है ही नहीं। और यहाँ तो ये कानून है आपके अंदर, फुटपाथ पे आपके माशाल्लाह से पैदल चलने वाले कम होते हैं आपको। अगर रोड ट्रैफिक जैम है ऐसे ही है तो दूसरी तरफ आ जाते हैं ना ऊपर हमारे। भाई। मेरे हिसाब से कराची में हाँ, एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पे आप सुकून से वॉक कर सकते हैं, कोई भी डिसबैलेंस नहीं होगा, और जॉगिंग भी कर सकते हैं। वो है एयरपोर्ट का रनवे। बस यही है। हाँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बैलेंस होगा। हाँ, ऐसे ही स्मूथ सर। है, ऐसे ही है। तो खैर एनीवे, अच्छा ये मुझे बताएं अपना जुनैद भाई के जो वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि यार ये आवाज़ें आ रही हैं काड़ पुड़, ये रियल होती हैं झूठ? जल्दी से बता देंगे। देखें, इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे मैं हूँ ना, मुझे पता होगा कि कौन सी स्पाइन में से किस तरह की, किस नौइयत की आवाज़ आ सकती है। कुछ कैरोप्रैक्टर्स हैं जो फेक कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वो ऐसा करते हैं कैसे कि करते हैं? फेक ऐसा करते हैं कि वो उसको पैच करते हैं, आवाज़ों को पैच करते हैं। ये मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग अच्छा, जानते होंगे। टेक्निकल आप कह रहे हैं एडिट? हाँ, टेक्निकल एडिट करते हैं। वो तो उन्होंने ना हाथों पे माइक लगाए होते हैं, उन्होंने थोड़ी सी कैप्चर करके उसको एनहांस कर देते हैं। नहीं, एनहांसमेंट तो एक्चुअल होती है, वो तो एक्चुअल होती है, क्योंकि जो माइक आपने लिया हुआ है, वो माइक जैसे ये लगा हुआ है, इससे कैप्चर हो जाएगी वो थोड़ी सी आवाज़, जो कि आपका कैमरा शायद दूर होता है, वो नहीं कैप्चर कर पाएगा। आप ये कह रहे हैं डिजिटल प्रोसेस करते हैं? डिजिटल प्रोसेस ऐसे होता है कि किसी के पास माइक नहीं था, ठीक है, उसने एक ही आवाज़ सारे स्पाइन पे लगा दी, तो वो फेक कर रहा है। हाँ, वो अच्छा, वो आप देख के बता सकते हैं कि आवाज़ ये है ही नहीं है। मुझे तो ज़ाहिर सी बात अंदाज़ा, फील्ड मेरी है। आपको ये समझ में आ गया, जैसे आपने बोला वो डिजिटल इम्प्रोवाइज़ कर रहा है। हाँ, ठीक है ना, डिजिटल इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं इसको, कि वो उसने एक साउंड लगाई और आपके जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जिस पे एडिटिंग कर रहे होते हैं, उसमें उसने साउंड जो है इस जगह पे जहाँ पर उसने मैनिपुलेशन की, वहाँ पर वो पैच कर दिया उन आवाज़ों को, तो वो आवाज़ें सेम आ रही होती हैं, जो जबकि सेम नहीं होती। अच्छा, सर्वाइकल स्पाइन की आवाज़ कुछ डिफरेंट होगी, थोरेसिक की सबसे हैवी और लंबर स्पाइन की सबसे हैवी आती हैं। वो कौन सी होती है जो आपने मुझे की थी, बताएं ज़रा? बैक वाली आपकी जो थी सर्वाइकल स्पाइन, नेक की स्पाइन को करते हैं, तो वो उसकी आवाज़ें भी अच्छी खासी होती है, लेकिन आप कंपैरेटिवली देखें तो वो आवाज़ें कम होंगी, रादर देन आपकी जो लोअर बैक है उसकी आवाज़ें ज़्यादा होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आवाज़ें होती हैं, ये होती किस चीज़ की है? क्या मसल टूट जाता है या हड्डी टूटती है आगे पीछे, क्या होता है? मसल और हड्डी टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है इसके अंदर, यही मिसकॉन्सेप्शन होता है। लोगों को डरते हैं लोग कि यार ये ऐसा करेंगे तो गर्दन ना निकल जाए, लोगों का डर होता है लोगों का, ठीक है ना, ये एक फोबिया है लोगों का, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। ये नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारी बॉडी में बन रही होती है बबल्स की फॉर्म में। जब हम इसको मैनिपुलेट करते हैं तो ये बर्स्ट होती है, ये बर्स्टिंग की साउंड होती है उसकी। ओह अच्छा, मतलब ये जो, मतलब यानी कि मैंने अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर हम करें, ये जी जो आवाज़ है, ये एक मिनट, ये खाली थी, ये आई, ये मेरी नाइट्रोजन गैस निकल रही है। नाइट्रोजन गैसेस होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, और एक वो जो गर्दन को हम करते हैं यहाँ से, सारी चीज़ सब सेम है। अच्छा, उसकी वो टेंशन्स भी होती हैं बहुत सारी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पॉस्चरल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइन के नेचुरल कर्व्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, वो पॉस्चरल होता है, वो ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाता है, बड़ी मेहनत से चेंज होते हैं वो। गलत बैठ के सालों साल बैठ रहे हैं आप गलत, उसकी वजह से होते हैं। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताएं, जैसे एक न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है ना, तो कहते हैं कि उसका सर जो है वो थोड़ा सा सेट करना होता है, या उसको दुपट्टे में बांध के रखो कि सर पूरा गोल नहीं हुआ या एक तरफ से दब गया। ये क्यों होता है? देखें, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो 300 होती हैं। अच्छा जी, 300 होती हैं। 206 नहीं होती हमारी? 206 तो जब वो फ्यूज़ हो जाती है ना, कुछ जब बड़ा होता है उसके बाद 206 हो जाती हैं, वो फ्यूजिंग हो जाती है उनमें, वो 4-6 बोन्स एक काउंट होती है बाद में। समझ गया मैं, इस तरह से होता है। 206 बोन्स तो हम एडल्ट्स की होती हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट इंसान बन गया ये। हाँ, वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो आपने सवाल पूछा मुझसे, उस सर का शेप आउट हो जाता है। कभी जो हमारी नानियाँ दादियाँ जो करा करती थी कि गोल तकिए पे रखो इसको, सीधा रखो, टेढ़ा नहीं सुलाओ, एक करवट पे ज़्यादा नहीं सुलाओ तो टेढ़ा हो जाएगा सर। उसका रीज़न ही होता था, जब फ्यूजिंग होने से पहले जब होता है ना, वो बड़ा समझ लें कि नरम होता है उसका स्कल सर का, तो वो उसका शेप कहीं आउट ना हो जाए। तो शेप जब आउट होगा तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है पूरा पक्का हो जाएगा। फिर अब वो पकाना नहीं होता आपको। और कितने महीने में हो जाएगा जाके फाइनल? तकरीबन 4 से 6 माह
लगते हैं कि फ्यूजिंग होना शुरू होती है, वो ये समझ लेंगे इवेंचुअली ये काम हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। कितने महीने में कंप्लीट हो गया था कि उसके बाद नहीं होगा? कंप्लीशन का यही होता है कि आपका 1-2 साल के अंदर अंदर हो जाता है। अच्छा, 2 साल तक ये सेट हो सकता है ये? नहीं, सेटिंग ये होती है कि आपने शुरू से ही तरीका रखना है सही है। कि किस तरह से आप उसको लेके चल रहे हैं बच्चे को ना, किस तरह से, क्योंकि ज़्यादातर जो माएँ होती हैं वो इस पे फोकस बहुत होता है उनका, क्योंकि शुरू से एक चीज़ चली आ रही है और जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर भी है बच्चे की डेवलपमेंटल फेज़ के सही है। हवाले से अगर बात की जाए तो ये बेहतर भी होती है। तो उसको सीधा रखें, बहुत ज़्यादा अगर रखेंगे तो मसल्स पे भी उनके बच्चों के आता है, स्ट्रेन आ रहा होता है, तो वो सही नहीं सही। आना चाहिए। तो देखा भाई इस तरह आपने, से इस तरह की नॉलेज जो है ना वो मिलनी चाहिए, छोटे छोटे सवाल जिनके कन्फ्यूजन हो। वैसे हमने प्रैक्टिकल के तौर पे एक वो भी रखा हुआ है, अगर आ रहा है वो फ्रेम में आ रहा है भाई हमारा, वो भाई आ रहे हैं ना, आ रहे हैं हाँ, बराबर में रखा है सर। अगर आपको कोई रेफरेंस देना है कि ये वाली हड्डी आपकी जो है ना ये इधर हो जाती है तो आप नहीं, दे सकते हैं। इसमें कपड़ा ओढ़ा हुआ है, ये पर्दे वाला है। सिर्फ हाथ है और सिर्फ सर है इसका ना। नहीं, स्पाइन ही नहीं है ना, स्पाइनलेस है ये। नहीं भाई, हमारा मेजर काम तो स्पाइन पे है। सही है। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताएं, कुछ 4 से 5 बेसिक ऐसी चीज़ें बताएं जो इंसान को आम ज़िंदगी में होती हैं और कायरो उसके लिए हाईली रेकमेंडेड है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई फीलिंग्स है आपकी, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, आप कायरो के पास जाएं, आपको फ़र्क मिलेगा। देखें, इसमें जो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे होते हैं ना, वो सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज़ लेके आते हैं, यानी कि नेक से रिलेटेड इश्यूज़ लेके आते हैं, और लंबर स्पाइन से रिलेटेड, यानी कि लोअर बैक से रिलेटेड। सही है। ये दो जो पेन्स हैं ना आपके, ये बड़े कॉमन हो गए हैं आजकल। और अगेन उसका वही कि पॉस्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपकी सिटिंग अच्छी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बैठना कैसे, सही ये है। अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ठीक है ना। तो इस उस चीज़ को हम इस तरह से एड्रेस कर रहे होते हैं कि अब जैसे फ्रोज़न शोल्डर है, फ्रोज़न शोल्डर कॉमन नहीं है। आप हर दूसरे बंदे को बोलेंगे तुम्हें फ्रोज़न शोल्डर है, वो बोलेगा नहीं भाई ये क्या होता है, होता क्या है ये? उसको पता ही नहीं है। मुझे भी नहीं पता, आप हाँ, बताएं ना। आपको पता है। आप फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है कि जैसे मेरा ये हाथ है, मैं अपनी रेंज पूरी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, ऊपर उठा सकता हूँ, वो यहाँ तक आ रहा है, उसको वो पता नहीं यहाँ है। तक आएगा, उसके बाद फिर बॉडी जाएगी उसकी। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं उसको। अच्छा। इसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं उसको। इसमें ये जो आपका एक रिंग होता है अंदर मसल्स और लिगामेंट से बना हुआ, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है बहुत सीवियरली, उसकी वजह से आपकी रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और लोगों को पता नहीं होता कि उनका हाथ इससे ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, नहीं, बट उनको पता होता है कि फ्रोजन शोल्डर हो गया है हमें, क्योंकि वो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स वगैरह को पास जाते हैं तो वो डायग्नोस करके बता देते हैं, फिजियोस करवाते हैं लोग। नहीं, जिनको नहीं पता, मतलब जिनको पता ही नहीं है। जिनको नहीं पता वो फिर कहीं ना कहीं तो जाते हैं क्योंकि दर्द बहुत होता है। हाँ, अच्छा, पता चल जाता है हाँ यानी। हाँ, पेन तो समझ ऐसा गया होता है इसमें कि सर हमारे यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं इनकी, वो बड़ी कभी कभार ऐसा होता है कि तकलीफ दे हो जाती हैं, ठीक है, और वो तकलीफ दे होनी ही होती हैं। उसका ये रीज़न नहीं होता कि किसी ने गलत कुछ कर दिया काम, वो तकलीफ से ही सही रिलीफ होगा। मिलेगा उसको। समझ गया मैं, ठीक है, मतलब जैसे आपको मैक्सिमम शुरू में तकलीफ हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट का एक पेन होता है, वो इवेंचुअली खत्म कुछ हो जाता है, मिनट्स में खत्म रिलीज हो जाता है। जाएगा। सही है। तो वो उसी वक्त जब आपका सेशन कर रहे थे तो आपको फील हुआ यार बड़ा दर्द हुआ नेक में, हाँ, क्योंकि फंसी हुई थी ना, स्टक थी, स्पाइन टेंशन बहुत ज़्यादा थी और रिलीज बहुत करनी ज़्यादा है। समझेंगे स्टिफ थी। सही जब है। वो रिलीज़ होती है तो थोड़ा सा आपको फील होता है, उसके बाद फिर आप रिलैक्स फील करते हैं, रेंज आपकी खुली हुई फील होती है। तो शोल्डर के होते हैं मसले, नेक से रिलेटेड मसले होते हैं, नेक जैसे से कि रिलेटेड नेक में क्या सर्वाइकल से होता है? रिलेटेड मसले जो होते हैं उसमें ये होता है कि आपका नेक में पेन आ रहा होता है। नेक से अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक चीज़ होती है, वो उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं, आपके मोरे जो है वो डीजनरेट हो रहे होते हैं एडिकेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन D3 ना लेने की वजह से, या आपका प्रॉपर डाइट नहीं होती है उसकी वजह से, या वही लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर अगर हम बात करें कि बैठने का तरीक़ेकार ठीक नहीं है तो वो डीजनरेट जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है, जिसको हम डिस्क बल्जेस कहते हैं, उसकी वजह से आपके नर्व कंप्रेशन होता है। फिर नर्व जब दबती हैं तो वो ऑल टुगेदर वहाँ से लेके पूरे हाथों में दर्द आता है, नमनेस आ जाती है। ये लेटर स्टेजेस होती हैं इसकी, पहले थोड़ा थोड़ा सा खिंचाव फील होता है, उसके बाद फिर वो दर्द आना शुरू होता है, फिर नमनेस, सुन्न हो जाते हैं हाथ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। सही। ठीक है, उसका ओरिजिन आपका नेक होता है। सिमिलरली आप जाते हैं लोअर बैक पे, लोअर बैक में भी ज़ाहिर सी बात है डिस्क्स हैं, दो मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। आप उसमें बेंडिंग करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, वो सारी चीज़ें ट्विस्टिंग टर्निंग कर रहे होते हैं। अब उसमें भी इसी तरह से गलत तरीके से बैठना या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, वो उसमें डिस्क स्लिप होती है, डिस्क बल्ज होती है और वो नर्व्स को कंप्रेस कर रही होती है, वो फिर पेन नीचे जा रहा होता है। शार्टिका बड़ा कॉमन हो गया है, शर्टिका।
ठीक है, अर्कुन्निसा कहते हैं इसको उर्दू में। तो अर्कुन्निसा का दर्द जो है अक्सर लोग शिकायत करके आ रहे होते हैं, अर्कुन्निसा का दर्द है। तो सर डिफाइन करें इसको, शैटिका होता है क्या? शैटिका बेसिकली एक कंडीशन है जो कि नर्व कंप्रेशन की वजह से आती है लंबर स्पाइन में। कोई आम लफ्ज़ों में बताऊं तो L4, L5, S1 ये इस दरमियान में 2 डिस्क्स होती हैं। ये सबसे ज़्यादा काम ख़राब करती हैं आपका, और ये बिल्कुल लोअर स्पाइन के अंदर होती हैं ये, ठीक है। और इसमें ये होता है कि डिस्क कंप्रेस होती है, सॉरी डिस्क जो है वो बल्ज होती है और वो कंप्रेस करती है, नसों को दबाती है, ठीक है। उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि आपके पेन जो है ना रेडिएट करना शुरू करता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ये होती है कि आपके हिप के ऊपर ऊपर तक रहेगा पेन, उसके बाद रेडिएट करके हिप में आएगा, फिर टांगों में आएगा, घुटने तक जाएगा, ऑल द वे बिग टो तक आ जाता है। ये बहुत एक्सट्रीम केस बता दिया मैंने, पैर उठता भी नहीं है इतना। जो और कभी कभार लाइक माजूर हो गए बेचारे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, इसी वजह से होता है वो। हाँ, इसी वजह से होता है, लाइक चल नहीं सकते, पैरालिसिस भी हो जाते हैं इसकी वजह से। इसीलिए इसमें ये होता है कि कुछ केसेस ऑपरेशन के होते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए थे जब वो इमेजिंग लेके आते हैं ना, MRI और एक्सरेज ले, MRI के अंदर आती है डिस्क, एक्सरे में नहीं आते हैं। अब MRI के अंदर अगर ये चीज़ मेरे पास आ रही है कि इसको हर्निएशन है और मेरा केस नहीं है, मैं क्लियरली उनको बता देता हूँ, समझाता हूँ उनको कि देखो मेरा केस नहीं है, ऑपरेट होगा ये। अगर आपको 6 लोगों के पास आप गए ना, उसमें से 5 ने अगर आपको ऑपरेशन बोला है ना, तो ऑपरेशन ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं लेता ही नहीं वो केस में। सही है। क्योंकि देखें बात ये होती है कि आपने अपनी भी जो क्रेडिबिलिटी बनानी है ना, आपने कर लिया, पैसे बना लिए कुछ थोड़े से। मैं तो वैसे ही कम चार्ज करता हूँ, जो दूसरे बैठे हुए तो केसेस ढूंढ रहे होते हैं इस तरह के कि मिल जाए और शिकार है ये तो कर लो, ऐसे ही है। तो उसमें ये होता है कि मैं मना कर देता हूँ, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार आपने हमें मशवरा दी दिया। ये भी सदका जारिया होता है कि आप को एक अच्छा मशवरा दे दें कि भाई आप करवा ये नहीं कि पैसे बना लूँ, उल्टा सीधा करके दे दूँ। एक मशवरा ये भी देता हूँ कि भाई देख लें, फिजिकल थेरेपी करा लें, यानी फिजियोथेरेपी करवा लें लंबे अरसे, 2-2.5 महीना करा लें। अफाका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट रिजॉर्ट आप इसको समझें कि जो आपको बोला गया है, जो आप कंसल्ट करके आए हैं मेरे पास बहुत 5-6-8 लोगों से, तो वो मान लें बात उनकी। सही है। हाँ, अच्छा, और क्या क्या केसेस होते हैं यूजुअली जिनमें ये बहुत इफेक्ट करती है? इसमें देखें दिल विल के, शुगर वुगर के, उसमें भी होता है? नहीं, उसमें नहीं होता। हाँ, कुछ साहिबान इस चीज़ को भी क्लेम कर रहे होते हैं। माइग्रेन का जो पेन होता है, माइग्रेन का तो रिलेट इसी से कर रहा होता है ना, जो था आपने बताया, माइग्रेन हो गया जो सर्वाइकल की वजह से होता है, वर्टिगो और ये सारी एंजाइटी, डिप्रेशन। माइग्रेन बेसिकली साइकोलॉजिकल एक एलिमेंट होता है, एक साइकोलॉजिकली आपको एक फील होता है कि आप ओवर थिंकर हैं, उससे आपको माइग्रेन शुरू हो जाएगा। वर्टिगो जो होता है वो एक फिजिकल कंडीशन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें चक्कर आना बहुत ज़्यादा ये होते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया कि वो रेडिएट करता है पेन, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको मिड बैक थोरैसिक स्पाइन का, ये स्पाइन होती है पूरी आपकी, मिड बैक जिसे कहते हैं, उसमें पेन आ रहा होता है। वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है हंचिंग करके बैठ रहे होते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल, मतलब मुंह भी धो रहे हैं, झुक के धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, झुक के धो रहे हैं, उनका पॉस्चर ही काइफोटिक हो जाता है। काइफोसिस कहते हैं इसको, काइफोटिक पॉस्चर हो जाता है उनका, यानी कि आपकी स्पाइन के 3 कर्वेचर होते हैं, 3 C's में डिवाइडेड है। सर्वाइकल स्पाइन है, थोरैसिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन, ठीक है। तो 3 C बनते हैं इसमें। तो ये थोरैसिक स्पाइन का जो C है ना, वो अगर यानी कि उसका कर्व नेचुरल कर्व से बढ़ जाए, ये बढ़ता ही है, स्ट्रेट बहुत कम होता है, जिसको बैम्बू स्पाइन कहते हैं स्ट्रेटनिंग को, ये बहुत कम होता है, रेयर होता है ये। लेकिन जो कॉमन है ना वो है सर्वाइकल स्पाइन का कर्व का लॉस होना, स्ट्रेटनिंग आ जाती है, और लंबर स्पाइन का, ये हमारा सिटिंग पॉस्चर की वजह से होता है ख़राब। और अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं नेक में, और एक्सरे दिखाते हैं, नेक बिल्कुल सीधी, टेक्स नेक कहते हैं उसको, टेक्सिंग वाली नेक ना, ऐसे सही है, टेक्स नेक। वो टीवी या मैसेज करते हैं, हाँ टीवी वगैरह भी ऐसे देख रहे होते हैं, या मोबाइल का यूज़ ऐसे कर रहे होते हैं, लेटे में लेट के ना आपकी नेक पूरी यूँ हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, इतना प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हैं अपनी स्पाइन पे, ऑब्वियसली वो एक मतलब 50-60 पाउंड्स प्रेशर आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं अपने ऊपर। 50-60 पाउंड्स का मतलब मोरलेस 25 किलो वज़न आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। जितना जा रहा है ना आगे, जितनी डिग्री आगे बढ़ रहा है, तो पाउंड का प्रेशर उस पर बढ़ता चला जाता है। पता है, मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो ये करता है। हाँ, वो आपके सामने बैठा हुआ है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ सर। ये बहुत सारे लोग हैं, क्या चक्कर है यार ये, मतलब हम क्यों, किसने सिखा दिया हमें, कहाँ से आ गया हमारे? सिखाया ही नहीं ना, सिखाया ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है। हाँ, जैसे एक बच्चा झूठ बोल रहा है, उसको बचपन से ये ट्रेनिंग ही नहीं थी, बेटा ये झूठ बोलना बुरी बात है, गुनाह होता है ये,
वो बड़ा होके भी झूठ ही बोलेगा, ऐसे ही और समझ गया सामने मैं। वाले को भी झूठा समझेगा क्योंकि वो खुद झूठ बोलता है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक सीन होता है जी कि अक्सर वो आपने शायद आपके पास केसेस आए हों या मुझे नहीं पता, कि जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं लाइक सॉफ्टवेयर वाले बच्चे हैं या कॉल सेंटर वाले हैं, मेजॉरिटी जो कंप्यूटर पे 8-8 12-12 घंटे काम कर रहे IT वाले गाइस। हैं, आईटी वाले। ये आ रहा है कैमरे में मेरे आ रहा होगा ये देख रहे हैं, हाँ ये भी मूव कर रहा है। कभी कभी मेरा हाथ ना यूँ अकड़ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये यूँ ऊपर जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे ये जो अभी आपने मूव किया ना ये वाला, हाँ उसको स्ट्रेच करें हाथ को लेके, ये स्ट्रेच करें, इसको ऊपर उठाएं हाथ को, अब इसको स्ट्रेच करें यहाँ से हाथ से। अच्छा पीछे करूँ? जी हाँ, और एल्बो सीधी करें, ये एक एक्सरसाइज है इसी के लिए। अच्छा, और इसको नीचे करें जी। अच्छा ये क्रिकेट में की हमने, क्रिकेट में करवाते थे हमें ना ये। अच्छा इससे होता क्या है? इससे आपके जो ये मसल्स है ना आपके सेट हो जाएंगे। हाँ ये इसमें होता क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें मेरी कोई ये नस यहाँ दब नहीं रही है। होता, ये यहाँ नहीं होता, ये आपके सही जो है। मसल्स है ना आपके, एक हाँ। मिनट, ये एक्सटेंशन रीजन और अच्छा फ्लेक्शन रीजन, सही है। ये मसल्स होते हैं आपके, ये आपके इसमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। एक अर्थ से आप ये माउस चला रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं काम, हाँ, यूं रखा हुआ है। मूवमेंट ही नहीं है इसके अंदर, मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो ये रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है मसल्स के अंदर। फिर ये एक वक्त आता है मसल क्राई करता है कि मुझे मूवमेंट दो, मुझे स्ट्रेचेस दो। सही। तो इस तरह की स्ट्रेचेस ये बड़ी मुफीद हैं। आप काम करते करते कर लें इसको, हाँ यार मज़ा भी आ रहा है वैसे। 5 मिनट का गैप दें, इसको खींच दोनों के हाथों रखें, में। थोड़ा सा स्ट्रेच करें, 10 सेकंड होल्ड करें, देन ये चेंज हो गया, एल्बो लॉक समझ रहेगी गया मैं, इसमें। समझ गया मैं, समझ अगर गया। एल्बो को आप हाँ थोड़ी सी ढील देंगे तो ये फ़ायदा नहीं है। अच्छा हाँ अब आ रहा है इस ठीक पे। है ना, ये एंगुलेशन का भी बहुत फ़र्क है। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं, मेरे ही पेशेंट, पहला सेशन कराया मैंने, कुछ एक्सरसाइजेज दी, वापस आए, वो कहते हैं कि जी वो एक्सरसाइज में तो कुछ खिंचाव नहीं आ रहा, हमें लोड ही नहीं आ रहा है, या गलत करके मामला बिगाड़ लेते हैं थोड़े से। तो उनको मैं पूछता हूँ उनसे, मैं कहता हूँ मुझे ज़रा बताएं कैसे कर रहे थे आप एक्सरसाइज की एंगुलेशन ही नहीं कर रहे होते। मैं कहता हूँ यार पिक्चर्स भेजी हुई आपको फिर भी सही नहीं हो रहा। अच्छा ऐसे करनी थी? हाँ ऐसे करनी थी, ये तो हम ऐसे नहीं कर रहे थे। तो गलत एक्सरसाइज करने से भी नुकसान होता है सर भाई, ध्यान रखो। सही है ना। जिम के लड़के आते हैं मेरे पास इंजरी लेके, वो कहते हैं कि हमें पता है हमसे गलती हो गई है, हमने एक्स्ट्रा वो क्या कहते हैं उसको, वेट उठा लिया शो ऑफ कर करने रहे के हैं लिए। हाँ कि जी अच्छा मैं उठा के दिखाता हूँ। ज़्यादातर लड़के जो है डेडलिफ्ट करते हुए कमर की इंजरी ले लेते हैं, और शोल्डर लगाते हुए शोल्डर्स के अंदर इंजरी ले लेते हैं। और बहुत सा होता है जो खवातीन को इम्प्रेस करने के चक्कर में इंजरी ले लेते हैं। अब वो इस पे मैं कोई तबसरा अब नहीं कर नेक्स्ट कोई आपके पास आए ना, आप उससे पूछेगा जिम कौन सा है, और वो सिर्फ चेक कीजिएगा कि को जिम है या सकता। सही बात सिर्फ बॉयज़ का ओनली है ना। एनीवे हाँ। अच्छा एक चीज़ होती है कि मोच आ गई पैर में, ये क्या होता क्या है, क्या चीज़ हिल जाती है, कौन सी हड्डी आगे पीछे होती है, फिर वो सही कैसे होती है? मतलब ऐसा लगता है कि टूट गया है कुछ पाँव में। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं ना अलग अलग। मोच आना डिसलोकेशन नहीं होती है। अच्छा ये मोच का वर्ड आया कहाँ से? ये तो देसी हमारे जो पहलवान वैसे वर्ड क्या इंग्लिश में क्या है इसका नाम? सबलक्सेशन कहते हैं इसको। सबलक्सेशन। सबलक्सेशन। हाँ सबलक्सेशन हुई है कभी आपको? मतलब मोच आई है कभी अक्सर आपको? ये मोच सिर्फ पैर में नहीं आती है, ये सबलक्सेशन जैसे अच्छा स्पाइन में भी आती है। अच्छा, मैं तो खैर पैरों का होता है। उसी को हम कर रहे होते हैं। पैर चूंकि फुट जो है आपका, अच्छा चिक क्या होती है? सॉरी चिक, ये भी चिक आ गई, चुक आ गई। ये भी उसी का दूसरा नाम है। अच्छा पाँव में मोच होती है, कमर में चिक हो जाती है। हाँ अच्छा एग्जैक्टली। ये सॉर्ट किया हुआ है। आप वोकैबुलरी सर। हाँ क्या सही है, सही सही बस सही। वो वाली चीज़ें होती एक हैं, ही चीज़ है दोनों, सब मोर और लेस क्या एक ही सब? चीज़ है, सबलक्सेशन। सबलक्सेशन हाँ। सही है। अच्छा इसमें एक चीज़ ये होती है कि सारे ना मोच आना, ठीक है, उसमें क्या होता है अक्सर और बेशतर ये होता है 90-95% के केसेस की बता रहा हूँ कि उनके जो लिगामेंट्स होते हैं ना उसमें खिंचाव तनाव बढ़ जाता है, आ जाता है। उसकी वजह से सराउंडिंग की जो पूरा एरिया होता है ना वो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। अक्सरियत हमारे यहाँ पे स्वेलिंग के ऊपर गरम सिकाई कर देते हैं, जो कि नहीं करनी होती। जैतून के तेल की सिकाई गरम करनी ही नहीं होती, वो कोई भी तेल हो भाई, अच्छा। आपने गरम करनी ही नहीं है। उस पर आइस पैक सप्लाई होते हैं। आपको मैं रिलेट करके बताता हूँ एक चीज़ से। स्पोर्ट्स खेलते थे आप, हाँ सी है। स्पोर्ट्स में कोई इंजरी होती है तो गरम सिकाई लगाते हैं, नहीं, ठंडी लगाते हैं ठंडी ना, लगाते आइस हैं। पैक्स रखते हैं। इवन कि हम देखते भी हैं टीवी पे भी कि कुछ इस तरह का डैमेज हुआ है या रेसलिंग में या यूएफसी में, तो वो आके आइस से फौरन करते हैं। आइस से करते हैं। प्लस जैसे क्रिकेट में किसी को हाथ पे बॉल लग गई ग्लव्स के अंदर, तो वो बहुत पेन हो रहा होता है, तो वो आइसिंग उस वक्त नहीं करते हैं, वो मैजिक स्प्रे लगाते हैं। हाँ एक वो मैजिक स्प्रे का नाम मैजिक स्प्रे इसलिए दे दिया कि वो इंस्टेंट काम करता है, वो सुन कर देता है उस एरिया को, नम कर देता है, आप खेल लें।
वापस आके फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, डायग्नोसिस होते हैं, एक्सरेज होते हैं कि कहीं कहीं हेयर लाइन फ्रैक्चर तो नहीं आ गया, ग्रीन लाइन फ्रैक्चर तो नहीं आ गया, इस तरह से होता है। सही सही ये चीज़ें होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची में भी बहुत है, पंजाब में भी बहुत है, मालिश का, रोडों पे मालिश करवाते हैं हम लोग ना, मैं भी बहुत करवाता हूँ। सही है करवाना, गलत है, या किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि भाई हमें पता हो कि भाई सही करवा रहे नहीं करवा रहे? देखें, डीप टिश्यू मसाज करवाना ना वो बेहतर होता है, ठीक है। मायोफेशियल रिलीज भी कहते हैं इसको, और फाशिया रिलीज भी कहते हैं। फाशिया, ये क्या होता है फाशिया? फाशिया बेसिकली आपके दो मसल्स के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली कहते हैं इसको। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो मसल्स प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मसल नंबर 1 2 3 4 5 6 एक जगह पर बैठे शॉपर में बंद है, तो वो आपस में उसमें फ्रिक्शन ना आए, इसलिए वो मेम्ब्रेन होती है, इसको फाशिया कहते हैं, जो कि अलग कर रहा होता है एक मसल को दूसरे मसल से। और इसके बीच में सिनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं, हमारी बॉडी पानी पे है ना, पानी है हमारी बॉडी में, तो ये लुब्रिकेशन होता है उसका। तो ग्लाइड कर रहे हैं मसल्स, मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, तो इसमें एक मसल इन्वॉल्व नहीं है, नंबर ऑफ मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व है, तो वो फ्रिक्शन भी रहे उनमें, सब कुछ उसमें वो फ्रिक्शन लेस रहे, फ्रिक्शन नहीं रहे। फ्रिक्शन का मतलब तो रगड़ आएगी उसमें, और उसमें इन्फ्लेमेशन बिल्डअप होगी। अच्छा। फाशिया जहाँ पर ब्रेक होती है, ये जो मालिश वालों की बात की ना आपने, ये फाशियाज ब्रेक कर देते हैं, रप्चर हो जाते हैं मसल्स। और इनको प्रेशर पॉइंट्स भी सही नहीं पता होता है, गलत भी दबा सकते हैं। रोड साइड वालों को तो पता ही नहीं होते ना सर, वो तो दबाते हैं बस। क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर एक मेजॉरिटी के मैक्सिमम बताएं आप मुझे? देखिए, आप अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बंदा रखा हुआ है अपना, ठीक है, मैं किसी की रोजी पे वो करने के लिए नहीं बैठा। बहुत से लोग जैसे उनको पता होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, आपको पता है ना कि उनको सिर्फ पढ़ाई का नहीं पता, बट ट्रिक्स पता है उनको। लेकिन एक मैं आम बंदे का बोल रहा हूँ जिसको नहीं पता और वो करवा रहा है, और उससे नुकसान क्या क्या हो सकता है वो बताएं ना आप थोड़ा सा। देखिए, मसल रप्चर होने का नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि पता नहीं होता। अक्सर लोग इस चीज़ को शायद एग्री करें मेरी, कि वो उनको पेन हुआ, वो चले गए मालिश वाले के पास, उन्होंने मालिश करा दी, उस वक्त तो मज़ा आ गया उनको। अगले दिन उठे उनको सिवियर पेन, हिला नहीं जा रहा। उसका रीज़न ही होता है कि मसल रप्चर हो गए, वो मसल सोरनेस बहुत बुरी निकल आई, और वो इंजरी वाली थी। अच्छा। क्योंकि फाशिया रप्चर हो गए, उसके अंदर जो मसल जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं आपके, वो रप्चर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। प्लस ये एक एडिक्शन है, कि आप फिर दबाए बगैर आपको सुकून नहीं मिलना वाकई में, ठीक है ना। तो वो एडिक्शन को आप कैसे ब्रेक करते हैं, इंस्टेंटली नहीं होती वो, तो ग्रेजुअली आप अपना माइंड मेकअप करते हैं कि मैंने इससे हटना है अब, ठीक है। डीप टिश्यू मसाज ऑन द अदर हैंड वो सही चीज़ होती है, क्योंकि वो पॉइंट्स पे होती है, प्रेशर पॉइंट्स पे, और डिफरेंट मेथोडोलॉजी से हो रही होती है। सर्टिफाइड जो है ना वो होते हैं, उसके जो भी कम है लेकिन हैं, वो आप उससे करवाएं, ठीक है। लोग जाहिर सी बात है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, जैसे आपने बताया। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसे हैं मसयूस जो प्रॉपर पढ़े लिखे हों जो करते हैं ये? मेरा इतनी वाकफियत तो नहीं है, लेकिन है। अच्छा है। हाँ, मैं पर्सनली तो इस तरह से किसी को नहीं जानता। दुबई वगैरह में तो ओपनली वहाँ पे काफ़ी सारे मसाज सेंटर है, वो तो खैर 2 नंबर भी होते हैं बहुत से, आपको पता ही है। बट ऑथेंटिक जो होते हैं ना, वो उनका एक मेडिकेटेड उनका सर्टिफिकेट होता है, और सारी चीज़ें होती है, सर्टिफाइड होते हैं। इवन कि वो आप जब जाएंगे ना उसमें, तो आपको वो यूनिफॉर्म और वो प्रॉपर तमीज़ का पता होता है कि यार ये, तो जैसे पैरों का अक्सर मैं करवाता हूँ। यूनिफॉर्म वाले दूसरे भी होते हैं, मतलब जो आपने अभी नाम लिया। हाँ, वो नहीं, दुबई में ज़्यादातर इसमें ये होता है कि आपको एक, वो थाईलैंड में होते हैं सर, आपको एक अच्छा तो हम कभी गए नहीं, मैं तो खैर बहुत गया हूँ, मेरा तो बड़ा। देखें, उसमें ना एक अलग से ही वाइब्स आ जाती हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, सही है, कि मैं सही जगह पर आ गया हूँ, ठीक है। वो प्रोफेशनलिज्म होता है उसके अंदर, ठीक है। उसमें कोई जैसे होता है ना कि रिटेन करना, कि एक बंदा आया पूछने के लिए, अब उसको करना है, वो रिटेन नहीं करते हैं, वो अपना सर्विसेज बताते हैं, हम ये कर रहे हैं, ये चार्जेस हैं हमारे, ये ड्यूरेशन है, ठीक है, ये थेरेपिस्ट अभी हमारे पास अवेलेबल है। थेरेपिस्ट कहते हैं, थेरेपिस्ट, ठीक है ना, वो थेरेपिस्ट ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि सर्टिफाइड है। तो उसमें ये होता है कि वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं, ईजी हो जाती है आपकी बॉडी। बट वो स्पाइन को नहीं छेड़ेंगे आपके, क्योंकि वो हर चीज़ नहीं कर रहे होते, वो अपना काम जानते हैं, अपना काम करेंगे। अच्छा, मैं आपको ना अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे नहीं पता इसमें मेडिकली क्या चीज़ हुई थी मेरे साथ, या कैसे होता है वो ना, आप थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। भाई थाईलैंड में आपको पता होगा कि मसाज जो है ना बड़ा मशहूर है वहाँ के, ठीक है। तो मल्टीपल किस्म की वहाँ पे कैटेगरीज हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा ना,
वहाँ पे ना एक कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं लेडी बॉय, ठीक है, मतलब वो ना लड़के होते हैं ना लड़कियाँ, वो बीच की कोई एक अलग चीज़ होती है, एक क्या अलग है, अलग मखलूक जाने। होती है। मतलब ये वो है जो खुद बने हुए हैं अपने हाँ शौक से, मतलब हाँ ये गॉड गिफ्टेड या नेचुरली नहीं होते ये लोग। बट क्योंकि वो लड़के होते हैं ना, तो उनकी पावर और वो बिल्कुल मर्दाना हाथ और सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके ना कुछ अलग मसाज पार्लर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ वही लोग एज आ मस्यूस काम कर रहे हैं। हम्म तो मुझे किसी एक बंदे ने बोला, उसने बोला कि यार अगर तुम्हें वाकई में प्रॉपर एक मसाज इंजॉय करना है ना, कि यार एक मसाज होता क्या है, तुम्हें हम्म, रिलीफ मिले, तुम सिर्फ इनके पास जाओ और इनसे बोलो मुझे फुट मसाज करवाना है, ठीक है। ये आपको बिठा के, मतलब वो पाँव के ज़रिए ही ना पूरी बॉडी हिला देंगे। ऐसे ही है। मैं गया, सर यकीन करें, एक सोफ़ा होता है बड़ा कंफर्टेबल सा, वो अक्सर आपने शायद देखा हो वीडियोस में ना, तो वो रख के उन्होंने बस ये एरिया था हाँ, और इसी पे यहीं काम से करना है। कुछ उनके पास औजार थे, कुछ यहाँ से वो दबा रहा, कुछ ये तो मुझे यहाँ कुछ फील हो रहा, कुछ ये हो रहा, वो क्या था वो। देखें स्पाइनल क्योंकि देखिए नर्व्स, उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल ले नहीं सकता। स्पाइनल नर्व्स जो होती है ना, वो तो पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है आपका। सही है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि स्पाइनल कॉर्ड है आपकी। सही है। उसके बाद पेरिफेरल बेसिकली क्या होता है कि नर्व का जो नेटवर्क निकल रहा है ना हम्म स्पाइन से, हम्म स्पाइनल कॉर्ड से, वो उस नेटवर्क को हिट करते हैं। वो नीचे सारा, जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर लंबर स्पाइन में आपको इंजरी हो रही है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स नीचे बिग टो तक पहुंचते हैं। यानी आपके पैरों तक, एड़ी तक। वो है बिग टो, वहाँ तक आते हैं, एडी तक आते हैं, आपके तलवे तक आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी बात है, नर्व्स नीचे तक कनेक्टेड है ना, तो वो उसको रिवर्स करते हैं। वो उनको पता होता है पॉइंट्स कि कि किस कहाँ से पॉइंट को दबा के मैंने वापस भेजना है। प्रेशर देना है, तो वो उसको प्रेशर दूंगा तो वहाँ से वो नर्व जो है, वो जो टेंशन बिल्डअप हुआ हुआ एक जगह पे वो खुल जाए। और सारा वो इधर ही से कर रहे हैं, मतलब हाँ, लिटरली मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही थी, कि उसको मैंने दे दिया कोई टैबलेट ये वैबलेट उसके हाथ में, ये एक और वो एजुकेशन है। यहीं से खेल रहा है और ये पूरी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है यहाँ से, पाँव से ये मेरे। पूरा एक प्रोग्राम है, मतलब वो एक्सपर्ट होते हैं इसमें। हाँ हाँ, एक्सपर्ट थे वो अच्छा, सारे। इसमें एक चीज़ आपने बोली ना कि पावर, हम्म। इसमें पावर का कोई काम नहीं होता। वो अच्छा, चाहे आप मुझे किसी लगा शायद खातून से ना। करवाएं अच्छा। या मर्द से करवाएं या बीच के ये जो होते हैं लेडी हम्म। बॉयज़, इनसे करवाएं। अच्छा, इसमें पावर का तो काम ही नहीं है। जो तो डीप टेक्निक का टिश्यू काम है। मसाज मैंने आपको बताया ना, हाँ। डीप टिश्यू मसाज के अंदर उनको पता होना चाहिए कि कौन सा मसल कहाँ जाकर ब्रेक हो रहा है, कौन सा दूसरा कहाँ आ रहा है। इसको इसी को हम्म। फाशियास कहते हैं। वो प्रेशर पॉइंट्स और ये सब चीज़ों से करके, इसमें ताकत की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। इसमें टेक्निक्स होती हैं और स्ट्रक्चर होता है, उनको पता होता है, वो सही। पूरा पढ़ा हुआ होता है उन्होंने, और उस पर वो आपके या ऊपर तो मे अपनी। भी जो है ना, उन्होंने कहा हो कि भाई इनके पास जो भी मसाज है ना सारे वो अच्छे, जैसे बैक मसाज के लिए पावर चाहिए हो तो उसके लिए सही रहते होंगे, क्योंकि उनकी पावरफुल ज़रा। देखें कुछ क्योंकि लोग होते मेरा हैं नहीं ख्याल जिनकी कि खातून के हाथ में इतनी पावर होती ऐसा होगी कि कुछ वो, भी नहीं ऐसा है। नहीं होता। आप जैसे मैं कायरोप्रैक्टर हूँ, आप फीमेल कायरोप्रैक्टर्स जो होती हैं यूएस वगैरह में देख लें आप, तो वो फीमेल कायरोप्रैक्टर्स होती हैं और वो वो भी अच्छी कर सकती हैं। सर करते हैं वो। अच्छा। फीमेल कायरोप्रैक्टर्स बहुत हैं उधर। ताकत की ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए। ताकत की ज़रूरत इसमें है, मसाज में नहीं होती है ज़्यादा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदा कोई चला जाए कि 150 kg 200 kgs के भी होते हैं इस तरह से फैले हुए लोग, उसमें फिर आपको चाहिए होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका फ़ैट का लेयर इतना बड़ा होता है कि कि वो वो पावर ही नहीं वो लगेगी। नीचे तक जाता नहीं है हिसाब किताब ना, तो उसमें फिर वो पेनिट्रेशन के लिए पावर लगाते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं होते होंगे ना। सही। मतलब एवरेज का अगर वेट ले लें आप तो 80-90 kg होता होगा हाँ, बस, ऐसे ही ज़्यादा ऐसे इससे ही ज़्यादा ऐसे ही। क्या होता होगा। तो ये सही। केसेस होते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप करा सकते हैं। ये वाले मसाजेस जो रोड साइड पे जो हमारे यहाँ हो रहे होते हैं नॉर्मली, वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। हाँ, देख रहे हो भाइयों, मुनासिब नहीं है। ये मैं और अपने आप को ख़ास भी तौर पे समझा रहा उन हूँ। लोगों के लिए जो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर, लाइक इस तरह से, ये हाँ मैंने हाँ मोबाइल हाँ। लिया अपना और और यूँ। यूँ, अब वो जब ये मसल्स ट्रेपीजियस आपके फटीग हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, यार ये ज़रा मोंडे दबा दो मेरे। अब सुकून तो बड़ा मिलता है, जैसे नाई के पास जाते हैं, आप कोई बार्बर शॉप गए, उधर हेयर ड्रेसर ने आपके नाई ने ये हल्का सा दबाना दिया। शुरू किया, आपको बड़ा सुकून मिला। लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप अपनी नेक को ऊपर उठा लें, क्योंकि नेक आप दिन में नीचे तो रहती ही रहती है, ऊपर नहीं आती। हाँ, ऊपर रह के दबाएं। ऊपर रखें उसको। कोई अगर बेल्ट मेरे पास कोई होता है यहाँ पे, तो मैं ये मनूवर करके दिखा देता कि वो सही। एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं आप। अच्छा जुनेद भाई, किन लोगों को कायरो के लिए नहीं आना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो होता है कि जिनको जैसे कि। फ्रैक्चर है, हम्म जैसे कि किसी को हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है ना, तो वो ना आए, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर ये होता है कि वो हील हो जाता है बगैर प्लास्टर चढ़ाए। सही है। ठीक है, तो उसमें उस केसेस में भी ना आए, क्योंकि हम थर्स दे के कर रहे होते हैं ना, जोर तो लगता है। जोर लगता है, तो जोर में ऐसा ना हो कि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर उसका फ्रैक्चर में तब्दील हो जाए। ये तब्दीली नहीं चाहते हम। दूसरी चीज़ ये होती है कि पोस्ट सर्जिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, जैसे आपका
प्रेगनेंसी के बाद अगर सी सेक्शन हुआ है किसी खातून का, तो उसमें 3 से 4 माह तक ये नहीं करवा सकते आप लोअर बैक का। आप अपर बैक और सर्वाइकल करवा सकते हैं, क्योंकि लोअर बैक के अंदर होता क्या है कि ट्विस्टिंग होती है, वो ना करवाएं। अच्छा, प्रेगनेंसी में लोग समझते हैं कि ये चीज़ जो है ना बुरी है, बुरी नहीं है। मैंने प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन को भी लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है ना, तब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्टमेंट की है प्रेगनेंसी में। जी, प्रेगनेंसी में। लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी उल्टा लिटाएंगे या तो यूँ हो जाएगा और ट्विस्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सर बात ये होती है कि आप जा किसके पास रहें वो देखें, और क्वालिफाइड और सर्टिफाइड लोगों के पास जाएंगे तो आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, इसमें करेज भी होता है, अच्छी बात है। एक कंडीशन होती है, रिकमेंडेड उस वक्त होता है क्योंकि इसमें आप पेन किलर्स वगैरह ले नहीं सकते सिवाय पैनाडोल पैरासीटामोल के। तो वो चीज़ ये होती है कि उससे कभी कभार ऐसे होता है पेन्स के वो नहीं जा रहे होते हैं, आपको एडजस्टमेंट करानी होती है। तो कुछ ऐसे केसेस मैंने डील किए हैं जो कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन आई है मेरे पास और मैंने किया है, ट्रीटमेंट की है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुनैद भाई, कोई रियल लाइफ आपके पास ऐसा केस आया हो जो आपको याद रहा हो कि भाई ये केस था और ये उसकी ट्रीटमेंट हुई थी और फिर देखें एक पॉजिटिव चेंज या जो भी था उसका? लास्ट ईयर की बात है, केसेस तो बहुत हैं। अल्लाह ने बड़ा लोगों को शिफा दी है इस काम से। सिर्फ मेरे जरिया होते हैं आप इंसान ना। बहुत सारे लोग किसी और से भी करवाते हैं तो उनको भी शिफा मिलती है। ऑब्वियसली वो हर किसी का एक अपना मामलात होते हैं। मैं अपनी अगर बात यहाँ करूँ तो काफ़ी सारे लोगों को शिफा मिली है। उसमें से एक केस ऐसा है जो कि एक लड़का है, पिछले साल वो आया था मेरे पास जून में। सही है। ठीक हो गया। अब वो आया था 2 दोस्तों के साथ कंधे पे, मतलब उससे चला भी नहीं जा रहा था ठीक तरह से। चल सकता था वो, लेकिन लिम्पिंग करता अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलती। वो अपनी MRIs और ये एक्सरे रिपोर्ट्स और दीगर जो उसने लैब्स कराए थे वो सारी लेके आया था। अच्छा, उसने क्योंकि वो 1-2 ऐसे कायरोप्रैक्टर्स के पास जा चुका था जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा था उनको, और वो समझ चुका था उन लोगों को कि ये दे आर मनी मेकर्स। सही है। ठीक है, तो वो उसने क्या किया कि सर्च किया, मैं नज़र आया उसको, उसने मुझसे बात की, फिर वो आ गया मुझसे अपॉइंटमेंट लेके। जब वो आया तो उसने, ज़ाहिर सी बात है, वो एक्सपीरियंस तो था उसको, कायरोज़ क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो उसने मुझसे सबसे अपने प्रॉब्लम बताने से पहले ना सवालात करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे सबसे पहले सवाल ये किया, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि ये बताइए कि इसमें कितना टाइम लग सकता है मुझे। ठीक है, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ़ सेशंस कितने होंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं नंबर ऑफ़ सेशंस कितने होंगे, मर्ज़ बताए बगैर कॉल पे, कि कितने सेशन होते हैं इसमें। मैं पूछता हूँ भाई बीमारी क्या है तुम्हें ये तो बता दो। हाँ मैं बीमारी, ये वाली बीमारी है मैं। तो वो उसने लंबर स्पाइन का उसको इशू था, डिस्क बल्जेस थी, मल्टीपल डिस्क बल्जेस थी, और डरा हुआ भी था, उसको डरा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि डर का बिजनेस बहुत चल रहा है हमारे यहाँ पे, कोई भी डोमेन हो। अब उसने जब वो केस मेरे सामने रखा कि ये इश्यूज़ थे, मैंने बताया उसको, मैंने कहा देखो तुम्हें तकरीबन 6 महीने तुम रखो माइंड में, नॉर्मल हो जाओगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और बेहतर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाओगे। ठीक है, तो शुरू में उसने सेशंस मुझसे करवाए, काफ़ी बेहतरी आई। उसके बाद फिर मैंने कहा आप ज़रा सेशंस को रोकते हैं और आप रिहैब पे लगें। उसको पूरा मैंने रिहैब के ऊपर लेके गया। फिर उसको मैंने कहा कि आप थोड़ा सा स्विमिंग पे भी आए, स्विमिंग करवाई उसको, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई। जिम पे फिर मैंने उसको लगाया कि थोड़ा बहुत आप जिम की एक्सरसाइजेस कुछ है करो। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स बहुत वीक हो चुके थे। ठीक है ना, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी उसकी स्पाइन के अंदर। तो वो जब उसने रीगेन की, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो अब दिसंबर लास्ट ईयर 2023 दिसंबर को जब वो मेरे पास आया, वो ऑन एंड ऑफ आ रहा था मेरे पास। एक लंबा प्रोसीजर था, जब भी मुझे याद है, वरना बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो कि 3-4-5 सेशंस के अंदर मामलात हो जाते हैं। अभी इस साल जनवरी में उसकी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है वो। तो वो उसमें होता ही है कि जब इंसान परेशान होता है ना, तकलीफ़ में होता है, वो परेशानी एक अलग होती है। उसमें वो अगर सब्र कर गया और सामने वाले की बात सुन ली ना उसने तहम्मुल से, तो उसका काम अच्छा हो गया। सही। लोग गलती यही करते हैं कि सुनते नहीं है या सब्र नहीं होता उनमें, कि मैं बोल के आ रहा हूँ, मसल्स को हील होने में टाइम लगेगा। सिमिलरली कि आप मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग में टाइम लगता है। सही। तो यही केस था एक, और
ऐसे और भी और हैं, भी लेकिन होते हैं काफ़ी। ये केस मुझे याद आया, मैंने सही डिस्कस कर लिया। अच्छा सुनील भाई, अगर कॉन्वर्जेसन को एंड करें और एंड में मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कि किस इंसान को मतलब यानी एक नॉर्मल इंसान को ये कायरो की सेशन की कितनी ज़रूरत होती है, या महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में, 3 दफ़ा करवाएं आप? देखें, इसको ब्रेक कर लेते हैं कुछ हम्म। हिस्सों में। वो ऐसे कि इंसान का लाइफस्टाइल क्या है। हम्म। जो आदमी सोच रहा है कि मैंने मतलब एक कायरोप्रैक्टिक नॉर्मल करवानी ऑफिस है, में जैसे कंप्यूटर पे बैठ के 8-10 सेडेंट्री घंटे। लाइफस्टाइल है उसका, हाँ। और वो अगर बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है ना, वर्कआउट नहीं कर रहा है सही किसी है। भी किस्म का, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि उसको ट्वाइस अ मंथ हम्म। रेकमेंड कर सकते हैं, जो कि मैं खुद से नहीं करता, क्योंकि हम्म। लोगों के माइंड यहाँ बन जाता है अपनी दुकान चमका रहा है। हम्म। मैं नहीं बोलता अनलेस वो मुझसे पूछे, जो पूछता है मैं उसको बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कोई अगर लाइट टू मॉडरेट एक्टिव है तो वो महीने में 1 दफ़ा करवा ले, या 1.5 महीने 2 महीने में करवा ले। इस तरह से जो हैवी होते हैं, जिनका 5 days अ वीक वर्कआउट चल रहा होता है, जो प्रॉपर कर रहे हैं, उनको इंजरीज होती हैं, फिर आते हैं वो, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि यार थोड़ा सा ना स्ट्रेचिंग पे भी ध्यान दो, सिर्फ वेट लिफ्टिंग पे नहीं करो, स्ट्रेचेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके लिए, क्योंकि जब वर्कआउट वेट के थ्रू कर रहे होते हैं ना आप, तो मसल स्टिफनेस की तरफ चलता रहता है, और वो डेवलप होते रहती है स्टिफनेस, फिर आपको इंजरी आ जाती है कहीं ना कहीं। ऑल्दो आप बड़े फिट होते हैं, वो इंजरी आपको इतना तंग नहीं करती है, लेकिन स्टिल एक वक्त आता है कि आप इरिटेट होते हैं फिर। सही है, सही है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, नॉर्मली मेंटेनेंस के लिए से आप किसी भी, अब अपनी गाड़ी ले लें, उसको एक मेंटेन कराते हैं ना पीरियोडिकली, ये भी पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंदर आती है। सही आप सही। पीरियोडिक मेंटेनेंस समझें इसको और करवाएं। ओके जी, थैंक यू सो मच जुनेद भाई, आपने इतनी सारी नॉलेज जो है ना हमारे लोगों से शेयर की। आई होप कि यार आप लोगों को इस कॉन्वर्जेसन से बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। बस कहने का मकसद ये है कि जो हम लोग एक तौर तरीक़ों पे चलते आए ना, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी थोड़ी सी कहते हैं ना तहकीकात के, तो इसको थोड़ा सा आप देखें और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं। लाइफ स्टाइल जिस वक्त आपने बेहतर बना लिया तो आपको फिर बहुत सी चीज़ों की लेस ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही सर? एग्जैक्टली। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड में आपके साथ किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे। तो बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, इससे मुस्कुराते रहिएगा और अच्छी सेहतमंद लाइफ गुजारते रहिएगा। थैंक यू।